हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 53 के पार्ट पे। अब आगे प्राइमा कबीले जियो कबीले के शेष सदस्यों को सौंप दो, अन्यथा आज वह दिन होगा जब आपका वंश समाप्त हो जाएगा। एक शक्तिशाली डुक्यूई द्वारा एक ठंडी उदासीन चीख निकाली गई जो निशान दिखाई देने के कुछ देर बाद ही पूरे जियामा पवित्र शहर में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। गड़गड़ाहट जैसी चीख ने कुछ डुक्यूई को अपने साथ ले लिया और यह जियामा पवित्र शहर के हर एक कोने में गूंज उठी। इस समय असंख्य लोगों ने सिर उठाए। उन्होंने अपनी दृष्टि एक निश्चित दिशा में फेंकी। वहां उभरती हुई डुक्यूई बिल्कुल उभरते हुए आकाश स्तंभ की तरह थी। हाफी, हाई बोडोंग और प्राइमा कबीले के अन्य लोग हॉल से बाहर चले गए। जब वे उस स्थान को देख रहे थे जहां डुक्यूई का विस्फोट हुआ था तो उनके भाव गंभीर थे। अब क्या करें? प्राइमा तेंगशान ने गहरी आवाज में पूछा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? चूंकि हम आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते, हम केवल अपनी मृत्यु तक लड़ सकते हैं, हाई बोडोंग ने ठंडी आवाज में कहा। एक फीकी ठंडी हवा उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। इस ठंडी हवा की आड़ में उसकी आंखों का गहरा नीला रंग भी काफी गहरा हो गया था। हर कोई सुनो, अपनी पोस्ट सुरक्षित रूप से सुरक्षित रखें। अगर कोई घुसपैठ करता है तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस मार डालो। हाँ, फी का चेहरा गुस्से में था। उसकी ठंडी चीख पूरे प्राइमा कबीले में फैल गई थी। हाई बोडोंग ने थोड़ा सिर हिलाया जब उसने याफी को व्यवस्थित तरीके से आदेश प्रसारित करते देखा और कुछ हद तक घबराई हुई स्थिति को तेजी से स्थिर कर दिया। उसने तुरंत अपनी दोनों आंखें सिकोड़ लीं और उस स्थान का गंभीरता से अध्ययन किया जहां डुक्यूई का विस्फोट हुआ था। उसकी आस्तीनों के नीचे उसकी दोनों मुट्ठियां धीरे धीरे कसी हुई थीं। बूढ़ा कुत्ता यून शान, चूंकि आप मेरे प्राइमा कबीले को नष्ट करना चाहते हैं, बूढ़ा, मैं आपकी हड्डियों को घायल कर दूंगा और आपका खून बहा दूंगा। जब प्राइमा कबीले के सदस्य गंभीरता से इंतजार कर रहे थे, जियामा पवित्र शहर के भीतर उस स्थान से अचानक एक व्यवस्थित कठोर चीख सुनाई दी जहां डुक्यूई का विस्फोट हुआ था। शहर में हर किसी ने तुरंत देखा कि सफेद वस्त्र पहने व्यक्तियों का एक बड़ा समूह एक निश्चित स्थान से सभी दिशाओं में निकल रहा था और फिर शहर की इमारतों पर चढ़ गया। जब सफेद वस्त्र हवा में लहराते थे तो उस पर विशेष बादल तलवार की छवि किसी को उन्हें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से संबंधित लोगों के रूप में पहचानने की अनुमति देती थी। यह अप्रत्याशित है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने वास्तव में इतने सारे लोगों को भेजा है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में प्राइमा कबीले को एक बार में ही खा जाना चाहता है। बहुत से लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली जब उन्होंने उन सफेद वस्त्रों को देखा जो इमारतों पर उड़ रहे थे। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय वास्तव में बहुत अहंकारी था। सफेद वस्त्र इकाई बिल्कुल एक सफेद रंग की जलधारा की तरह थी जो शहर के उत्तरी भाग से बहती थी। अंत में वे सभी दिशाओं में चले गए, उस स्थान को घेर लिया जहां प्राइमा कबीला स्थित था। वह गति और आभा ऐसी थी कि यह संभव था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने कम से कम 1000 लोगों को भेजा हो। बड़े भाई जियो, अगर बाद में लड़ाई छिड़ जाए तो आपको एक कोने में छिप जाना चाहिए। हाँ, फी ने अपना सिर घुमाने से पहले दूर से आ रही सफेद रंग की लहर को देखा और जियोडिन को याद दिलाया जो अंदर बैठा था। उस समय कोने में छुपने से क्या फायदा? इसके अलावा क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं वास्तव में उस तरह का व्यक्ति हूं जो लड़ने के लिए बहुत कमजोर है? जियोडिन मुस्कुराया और हाँ फी के अच्छे इरादे पर अपना सिर हिलाया। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और एक असामान्य गहरे हरे रंग की डुक्यूई जो जीवन से भरी हुई थी तेजी से बाहर निकली और उसकी मुट्ठी को ढक लिया। आप डूलिंग की ओर आगे बढ़ चुके हैं। यह कब हुआ? बगल में मौजूद हाई बोडोंग तुरंत चौंक गया जब उसने जियोडिन की अचानक प्रकट हुई आभा को देखा और उसने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। चूंकि मैं अपने पैरों को महसूस करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं केवल चुपचाप प्रशिक्षण ले सकता हूं। इसलिए मेरी प्रगति काफी अच्छी है। बात बस इतनी है कि मैं आमतौर पर अपनी डुक्यूई को उजागर नहीं करता, इसलिए हर कोई इससे अनजान है। जवाब देते समय जियोडिन मुस्कुराया। यह अच्छा है कि आप में अपनी सुरक्षा करने की क्षमता है। यदि स्थिति बाद में बदतर हो जाती है तो आपको और याफी को भागने का अवसर तलाशना चाहिए। हम सभी के लिए यहाँ मरना कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं है। अगर ऐसा है, भले ही प्राइमा कबीला पूरी तरह से खत्म हो जाए, कोई तो होगा जो भविष्य में बदला लेगा। हाई बोडोंग ने अचानक फुसफुसाते हुए सिर हिलाया। जब जियोडिन और याफी ने हाई बोडोंग की बातें सुनी तो चौंक गए। वे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, वे आ गए। दोनों लोगों ने उसकी आवाज का अनुसरण किया और सिर उठाया। उनकी नजरें इधर उधर देखने लगी, तभी देखा कि इस हवेली के बाहर की कुछ इमारतें अनगिनत सफेद वस्त्र पहने मानव आकृतियों से भरी हुई थीं। आप दोनों को हवेली के अंदरूनी हिस्से की कमान संभालनी चाहिए। मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लोगों को रोकने के लिए लोगों का नेतृत्व करूंगा। हाई बोडोंग ने याफी से बात की। उसके पैर तुरंत जमीन पर दब गए और उसका शरीर आसमान की ओर उछला। उसके पीछे प्राइमा तेंगशान ने यह देखकर जल्दी से जोर से चिल्लाया, जिसके बाद प्रीमियर कबीले के कई मजबूत कबीले सदस्यों ने बारीकी से पीछा किया। अंत में वे चमके और हवेली के बाहरी हिस्से में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की बड़ी इकाई का सामना करते हुए दिखाई दिए। हाई बोडोंग हवा में था। उसके कंधे कांपने लगे और उसकी पीठ से 2 बर्फीले डुक्यूई पंख बाहर की ओर फैल गए। उसे हवा में बनाए रखने के लिए उसके दोनों पंख फड़फड़ाए हुए थे। जब उनकी दोनों आंखों ने बड़े मिस्टी क्लाउड सैक्ट की इकाई की सफेद रंग की लहर को देखा तो उनमें एक ठंडापन आ गया। शक्तिशाली डुक्यूई उसके शरीर से बाहर निकली। डुक्यूई के प्रवाह के बाद एक राजसी आभा आकाश में छा गई और एक असामान्य दबाव ने 100 मीटर के दायरे को कवर कर लिया।
हाइबोडोन की डू हुआन वर्ग की ताकत को देखते हुए उन्होंने जो आभा प्रकट की, उससे न केवल बड़े मिस्टी क्लाउड सेक्ट की इकाई के भीतर कुछ हंगामा हुआ, बल्कि आसपास की ऊंची इमारतों पर मौजूद कई लोगों ने भी विस्मयादिबोधक की लहरें छोड़ दी। जियामा साम्राज्य के कुछ विशिष्ट डू हुआंगों में से एक होने के नाते, जिन्हें कोई अपनी उंगलियों से गिन सकता है, हाइबोडोन की प्रतिष्ठा एक बार फिर अपने शिखर के समान स्तर पर पहुंच गई थी। हाइबोडोन, प्रतिरोध करने की जहमत मत उठाओ। क्या आप वास्तव में अपनी ताकत से स्थिति को मोड़ने की सोच रहे हैं? यदि आप समझदार हैं तो आपको जल्दी से जियो कबीले के शेष सदस्यों को सौंप देना चाहिए। जैसे ही हाइबोडोन की आभा बढ़ी, शहर से अचानक दो तीव्र चीखें फूट पड़ी। तुरंत दो आभाएं अचानक प्रकट हुई। उन्होंने बादलों के चित्र वाले सफेद वस्त्र पहने थे। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के दो बुजुर्ग जो अचानक प्रकट हुए थे, उन्होंने भी पूरे शहर की निगाहों को आकर्षित किया। यह विशेष रूप से तब था जब उन्होंने उस दबाव की भावना को महसूस किया जो इन दो लोगों के शरीर के भीतर से हल्की हल्की निकल रही थी। बहुत से लोगों के दिलों में कुछ सदमा पहुंचा। ये दोनों लोग वास्तव में सभी कुलीन डू हुआंग थे। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में दो अतिरिक्त ड हुआंग कब से प्रकट हुए थे? हाइबोडोन की नजर इन दोनों लोगों की उपस्थिति पर टिकी हुई थी। यह विशेष रूप से तब था जब उसकी नजर उन दोनों के चेहरों पर पड़ी। उसके हृदय को तुरंत बहुत बड़ा धक्का लगा। एक धीमी गहरी आवाज जिसमें कुछ अविश्वास था आकाश में गूंज उठी, यूडू, यूशा, आप दोनों डू हुआंग वर्ग तक कैसे आगे बढ़ पाए? हाँ, मुझे यह मत बताओ कि केवल तुम ही डू हुआंग तक आगे बढ़ सकते हो और अन्य नहीं। वह बूढ़ा आदमी, जिसका नाम यूनशा था, हाइबोडोन की बातें सुनकर ठहाका मारकर हंसा। ओल्ड हाई, ये दो पुराने साथी 3 साल पहले अधिकतम 4 सितारा डू हुआंग थे। वे 3 छोटे वर्षों में डू हुआंग वर्ग में कैसे सफल हो सके? एक मानव आकृति हाइबोडोन की ओर चमकी। यह प्राइमर तेनशान था। इस समय दूर आकाश में दो लोगों को देखकर उसका चेहरा भी अविश्वास से भर गया। हाइबोडोन की अभिव्यक्ति उदास थी। जब उसकी नजर युनडू और युनशा पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक क्षण बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इन दोनों की आभा बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी आभा डू हुआंग वर्ग तक पहुंच गई है, लेकिन उनकी सांसें एक कुलीन डू हुआंग की मधुर और प्राकृतिक अनुभूति से कहीं कम है। मुझे लगता है कि यूशान ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी अजीब गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। अब क्या करें? प्राइमर तेनशान जल्दी से बोले। हाइबोडोन तुरंत गहरी आवाज में बोला, मैं यथाशीघ्र उनमें से एक को मारने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें दूसरे व्यक्ति को मारने में मदद करूंगा। जब तक ये दोनों नेता मारे जाते हैं, हमें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अन्य शिष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। प्राइमर तेनशान फूट फूट कर हंसे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए वे ऐसा ही कर सकते थे। हालांकि अगर वे आज हार भी गए तो इतने सारे लोगों की आंखों के सामने उन्हें सम्मानजनक रूप से पराजित माना जाएगा। हाइबोडोन, मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगा, क्या आप आज लोगों को सौंपने जा रहे हैं? जब युनशा की नजर हाइबोडोन और प्राइमर तेनशान पर पड़ी, जो हवेली के ऊपर आकाश में लटके हुए थे, तो चिल्लाते हुए उसकी नजरें काली और ठंडी थीं। इन कुछ वर्षों में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कार्यों ने वास्तव में आपके सभी पूर्वजों को शर्मिंदा किया है। क्या उस बूढ़े युनशान को डर नहीं है कि उसके पूर्वज हिसाब चुकाने के लिए उसके पीछे आएंगे? हाइबोडोन हंसे और उपहास किया। यह सुनते ही यूशा और यूडू के हाव भाव भी पूरी तरह से डूब गए। उन दोनों ने अनगिनत निगाहों के सामने हाथ उठाए। एक क्षण बाद उन्होंने अचानक उन्हें नीचे झुका दिया। उनके हाथ गिरते ही हत्या के इरादे से भरी एक ठंडी चीख भी आसमान में गूंज उठी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों, सुनो, आज हम प्राइमर कबीले को खून से नहला देंगे। जैसे ही दो लोगों की चीखें सुनाई दी, लोगों की सफेद रंग की धार से घनी ठंडी तलवार की आभा अचानक उभर आई। इसने सूरज को खत्म कर दिया और पूरे शहर को ढक दिया। जैसे ही युनडू की चीख सुनाई दी, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने, जिन्होंने प्राइमर कबीले को पूरी तरह से घेर लिया था, जब तक कि कुछ भी नहीं गुजर सका, हत्या के इरादे की तुरंत फूटी चीख से आसपास मौजूद कई दर्शकों के चेहरे पीले पड़ गए। मारना! एक स्पष्ट ठंडी चीख भी गूंज उठी जैसे अनगिनत संख्या में मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्य प्राइमर कबीले की ओर बाढ़ के पानी की तरह उमड़ पड़े। तुरंत ही हवेली में धनुष बाणों की आवाज सुनी जा सकती थी। एक क्षण बाद अनगिनत तीर हवा में बह गए, जिससे वह तीरों की बारिश में बदल गई जो सफेद रंग की धार के ऊपर बहने लगी। बरसते तीरों ने चुपचाप मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की कुछ आक्रमण गति को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद चमकीले डू क्यूई के अनगिनत समूह बढ़ गए और तीरों का प्रभाव बहुत कम हो गया। इस गति का उपयोग करते हुए वह सफेद रंग की धार हवेली के बहुत करीब चली गई। कुछ तेज लोग पहले से ही हवेली के करीब थे। हालांकि जैसे ही मिस्टी क्लाउड सेक्ट का हमला हवेली के 100 मीटर के भीतर दाखिल हुआ, एक बार फिर असामान्य रूप से धीमी गहरी धनुष खींचने की आवाज आई, जिसके बाद हवेली से अचानक खून से लाल रंग के असंख्य तीर विस्फोटक तरीके से चले। इन रक्त लाल वर्षा करने वाले बाणों में पहले के सामान्य वर्षा बाणों की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा अंतर था। जब इन बरसते तीरों ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एक शिष्य को मारा, तो उनके शरीर की सतह पर मौजूद डू क्यूई ने स्पष्ट रूप से तीर के लिए ज्यादा बाधा नहीं पैदा की। इसके बजाय अत्यधिक ताकत के कारण किसी के शरीर में घुसने के बाद तीर की बची हुई ताकत पीछे वाले व्यक्ति के शरीर में भी घुस जाएगी। इस प्रकार की भयावह बाण आक्रमण शक्ति से दूर से देख रहे लोगों को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। खून के रंग के तीर बेतहाशा चले और आकाश में एक धुंधली छाप छोड़ गए। हर बार जब कोई तीर निकलता तो इससे मिस्टी क्लाउड सेक्ट के कई शिष्य कमजोर होकर जमीन पर गिर जाते। देखने में प्राइमर कबीला जियामा साम्राज्य के 3 बड़े कुलों में सबसे ऊपर होने के कारण कोई नरम खुरमा नहीं था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की ताकत के बावजूद उनके लिए कुछ रक्त का त्याग किए बिना प्राइमर कबीले को खत्म करना असंभव था।
युनडू और युनशा एक पल के लिए हवा में रुके और फिर दोनों ने एक ही समय में हाई बोडोन की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर कि दोनों वास्तव में हाई बोडोन की ओर बढ़ रहे हैं, प्राइमा तेनशान तुरंत ठंडे स्वर में चिल्लाया, दो बूढ़े कमीनों, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो? हाँ हाँ तेनशान, हम तुम्हारे बारे में भूलने की हिम्मत कैसे करेंगे? आपके साथ व्यवहार करते समय बुजुर्गों युनडू और युनशा को शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें शांति से हाई बोडोन को खत्म करने दीजिए। प्राइमा तेनशान की आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि नीचे बड़े मिस्टी क्लाउड सैक की इकाई से दो आकृतियां अचानक उड़ गईं। अंत में उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और प्राइमा तेनशान से कुछ ही दूरी पर एक स्थान पर लटक गए। यूफू, यूजू, यह सचमुच अप्रत्याशित है कि आप दोनों भी आए हैं। प्राइमा तेनशान का दिल तुरंत डूब गया जब उसने इन दो लोगों की अचानक उपस्थिति देखी। ये दोनों लोग भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्ग थे। हालांकि वे युडू और युशा जितने मजबूत नहीं थे, फिर भी वे डू वांग वर्ग के विशेषज्ञ थे। उसकी नजर उस दिशा में गई जहां हाई बोडोन स्थित था। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, मैं इन दो लोगों से निपट लूंगा। तुम्हें बस अपना ख्याल रखना चाहिए। जबकि प्राइमा तेनशान हाई बोडोन के बारे में चिंतित थे, बाद वाले की गहरी आवाज उन तक पहुंचा दी गई थी। प्राइमा तेनशान ने जब यह सुना तो वह केवल अपने दिल की चिंता को कम कर सका। उसकी नजर सामने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर गई। उसके हाथ के झटके से एक शक्तिशाली डू क्यूई उसके शरीर से बाहर निकली। उनकी ताकत की तुलना हाई बोडोन से नहीं की जा सकती, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कम करके आंका जाना चाहिए। यूफू और यूशी ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाने से पहले प्राइमा तेनशान की ओर चिल्लाए। वे काली छाया में बदलकर उसकी ओर दौड़ पड़े। प्राइमा तेनशान ने उदास आंखों से भागती हुई दो मानव आकृतियों को देखा। एक गर्व जो कई वर्षों से प्रकट नहीं हुआ था वह भी उसके दिल में उभर आया और वह आकाश की ओर हंसते हुए बोला, ठीक है, आज भले ही हमारा प्राइमा कबीला इस विपत्ति से बच नहीं सकता, मैं आपके मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को भी गंभीर चोट पहुंचाऊंगा। हंसी की आवाज के बाद प्राइमा तेनशान की पीठ पर डूक्यूई पंखों की जोड़ी फड़फड़ाई और वह बिना किसी डर के अनगिनत निगाहों के सामने यूफू और यूजू की ओर बढ़ा। एक पल बाद जियामा पवित्र शहर के ऊपर आकाश में एक गड़गड़ाहट जैसा ऊर्जा विस्फोट गूंज उठा। पूरी राजधानी ने इसी क्षण अपनी सारी निगाहें ताकतवरों के बीच इस महान युद्ध की ओर लगा दी थीं। यह लड़ाई प्राइमा कबीले के अस्तित्व का निर्धारण करेगी। जबकि प्राइमा कबीले और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने इस जीवन और मृत्यु संघर्ष को शुरू कर दिया था। शाही शहर के भीतर स्थित एक ऊंचे टावर पर कुछ मानव आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं, जिससे कोई भी पूरे शहर को देख सकता था। उनकी निगाहें दूर से छिड़े रूह कंपा देने वाले युद्ध का अध्ययन कर रही थीं। जो व्यक्ति सबसे आगे खड़ा था वह सनी का वस्त्र पहने हुए एक बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़े का चेहरा झुर्रियों से भर गया। इस समय उस बूढ़े आदमी का चेहरा, जो आमतौर पर लहर रहित पुराने कुएं जैसा दिखता था, वर्तमान में एक अंतहीन संघर्ष और अनिश्चितता से भरा हुआ था। दादाजी, क्या हम सचमुच कुछ नहीं करेंगे? एक युवा महिला जो बूढ़े व्यक्ति के पीछे खड़ी थी, दूर से महान युद्ध को देखने के बाद आखिरकार बोली, याओ ये, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय वर्तमान में कितना मजबूत है। अगर हमें उस बूढ़े युनशान को गुस्सा दिलाना है, लेकिन दादाजी, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन कुछ वर्षों में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कार्यों में किस प्रकार की जंगली महत्वाकांक्षा है। अगर हम अल्केमिस्ट एसोसिएशन और 3 बड़े कुलों के साथ हाथ मिला लें तो हम अभी भी उनसे मुकाबला करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि अगर हम आराम से बैठे रहें और एक एक करके उन्हें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा खत्म होते हुए देखें, तो संभावना है कि हमारा शाही परिवार अंततः उसी भाग्य के साथ समाप्त हो जाएगा। इस समय यह महिला सम्राट, जो पहले से ही धीरे धीरे पूरे साम्राज्य का प्रबंधन करना शुरू कर रही थी, ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कुछ उत्सुकता से बोली। याओ ये के तीखे शब्दों के सामने जिया लाओ चुप था। वह युनशान अंततः एक भारी चट्टान थी जो उसके दिल पर दबाव डाल रही थी। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उस बूढ़े की ताकत को देखते हुए उसे मारना बहुत मुश्किल नहीं था। एक बार जब वह मर गया तो शाही परिवार उसकी सुरक्षा खो देगा। उस समय यह संभावना थी कि उनके सामने आने वाला खतरा और भी बड़ा होगा। इसलिए इतने महत्वपूर्ण क्षण में भी उनके लिए निर्णय लेना बेहद कठिन था। ओह, चलो इंतजार करें और देखें। जिया लाओ ने लंबी चुप्पी के बाद भी आह भरी। उसने अपना हाथ हिलाया और कुछ ही दूरी पर आकाश में उभरी ऊर्जावान आतिशबाजी को गहरे भाव से देखा। याओ ये अपने दिल में केवल प्रार्थना कर सकती थी कि 3 बड़े कुलों में से शीर्ष एक चमत्कार कर सके और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के इस हमले से बच सके। अल्केमिस्ट वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति टिमटिमाती आंखों से उस स्थान को देख रहा था जहां ऊर्जा का विस्फोट हो रहा था। वह कभी कभी अपनी मुट्ठी कस लेता था और ढीली कर देता था। जाहिर है उसका दिल शांत नहीं था। अध्यक्ष फामा, इस बूढ़े व्यक्ति के पीछे एक और बुजुर्ग व्यक्ति, जिसने एक कीमियागर वस्त्र भी पहना हुआ था, बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका। चलो पहले इंतजार करें, फामा ने कर्कश आवाज में बोलते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। ओह, पीछे वाला बूढ़ा व्यक्ति केवल धीरे से आह भर सका जब उसने फामा के शब्द सुने। नालन कबीले के मुख्य सदस्य भी दूर से छिड़ी लड़ाई को देख रहे थे। पिताजी, यह मामला। नालन सू ने नालन जी के पीछे धीरे से बोलते हुए एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। इंतजार। नालन जी ने अपना पुराना चेहरा कड़ा कर लिया। बहुत समय बाद उसने यह शब्द उगला। इसी तरह उन्होंने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नाम से जाने जाने वाले विशाल व्यक्ति को अपमानित करने का साहस नहीं किया। हालांकि नालन यानरान भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का सदस्य था। न केवल यून यून को घर में नजरबंद कर दिया गया था, बल्कि नालन यानरान ने तथाकथित जीवन और मृत्यु के द्वार में भी प्रवेश किया था। 3 साल तक उसकी कोई खबर नहीं आई। यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था कि वह मर चुकी है या जिंदा है।
ओह, उम्मीद है मिस्टी क्लाउड संप्रदाय यानरान के कारण हमारे नालन कबीले को छोड़ देगा। नालन सू ने धीरे से अपने दिल में बात करते हुए जोर से हंसा। हालांकि उस समय नालन कबीले की गरिमा पूरी तरह से खो जाएगी। इसी तरह की हिचकिचाहट और संघर्ष म्यू कबीले में भी लागू किया गया था, जो 3 बड़े कुलों में से एक था। हालांकि अंतिम निष्कर्ष यह था कि ऐसे क्षण में एक भी व्यक्ति को आगे बढ़कर कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि राजधानी के नजदीक स्थित मिस्टी क्लाउड माउंटेन पर अभी भी एक कुलीन डुजोंग था जो किसी भी कबीले को खत्म करने की ताकत रखता था। ऐसे क्षण में वे बस एक चमत्कार पर अपनी आशा रख सकते थे। प्राइमा कबीले और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की लड़ाई एक सफेद गर्म स्थिति में प्रवेश कर गई। ताजे खून से रंगे हुए ब्लेड आपस में टकराए और चिंगारियों की लहरों में बदल गए। मानव आकृतियां चमक उठी और जब ब्लेड को मांस के आर पार काटा गया तो जो धीमी गहरी ध्वनि निकली वह इस हवेली के बाहर भयावह थी, जो हत्या की आवाजों से भरी हुई थी। कुछ दौर की गोलीबारी और हत्या के बाद मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों को प्राइमा कबीले के कुछ जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा। असली करीबी मुकाबला टकराव उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने हवेली के बाहरी यार्ड में हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने इन कुछ वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में शिष्यों की भर्ती की थी, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से थोड़े समय के भीतर उन्हें बहुत मजबूत व्यक्तियों में प्रशिक्षित करने में असमर्थ थे। हालांकि प्राइमा कबीला अलग था। कबीले के अधिकांश रक्षक संभ्रांत लोग थे जिन्हें कई वर्षों तक विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। इसलिए भले ही करीबी सीमा की लड़ाई शुरू होने पर उनकी संख्या कम थी, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय केवल जागीर के सबसे बाहरी हिस्से में ही लड़ सकता था, भले ही वे चारों ओर कितना भी बेतहाशा हमला क्यों न करते हों। उन्हें जागीर के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने में कठिनाई हुई। इस समय प्राइमा कबीले की कड़ी सुरक्षा के तहत यह विशाल जागीर अभेद्य थी। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय खतरनाक ढंग से आक्रमण करते हुए आया था, फिर भी उन्हें इसके बाहर खदेड़ दिया गया था। जागीर का बाहरी परिवेश पहले ही पूरी तरह से खूनी मांस की चक्की में बदल दिया गया था। चाकू और तलवारें आईं और गईं। तीव्र करुण चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। ताजा चमकीला लाल खून सभी दिशाओं में बिखरा हुआ है। इसने जागीर की ऊंची दीवारों को ऐसे रंग दिया जैसे कि वह लाल पर्दे से ढकी हुई हो। एक तीखी खूनी गंध धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने से पहले फैल गई। टकराना। आकाश में अचानक एक तीव्र ऊर्जा विस्फोट की आवाज आई। शहर की सभी निगाहों ने उधर देखा और तुरंत देखा कि प्राइमा तेंगशान को युनफू और युनजू द्वारा वापस जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्राइमा तेंगशान अपनी ताकत को देखते हुए 2 विशेषज्ञ डू वैंग से निपटने के लिए थोड़ा संघर्ष कर रहे थे। प्राइमा तेंगशान की पीठ के पंख फड़फड़ा रहे थे। तभी उन्होंने अपने आप को स्थिर किया। पहले भीषण युद्ध में हल्की चोट लगने के बाद उसने अपने मुंह के कोने पर लगे खून के निशान को मिटा दिया। तेंगशान, जिद्दी प्रतिरोध करना बंद करो। हालांकि व्यक्तिगत ताकत के आधार पर हम दोनों का आपसे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आप तभी हारेंगे जब हम दोनों हाथ मिलाएंगे। यूफू ने धीरे धीरे हैरान डूक्यूई को अपने शरीर में स्थिर किया और प्राइमा तेंगशान को पीछे हटने के लिए मजबूर देखकर गहरी आवाज में चिल्लाया। प्राइमा तेंगशान ने अपना सिर घुमाया और उसकी नजर हाई बोडोन के युद्ध घेरे पर पड़ी। इस समय उस स्थान पर लड़ाई उस क्षेत्र से भी अधिक तीव्र थी जहां वह वर्तमान में था। धुंधली मानव आकृतियां आकाश में चमकती थीं। जब वे कभी कभी टकराते थे तो पृथ्वी को हिला देने वाली ऊर्जा तरंगे उत्सर्जित करते थे। हालांकि एक सामान्य व्यक्ति को लड़ाई की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती थी, प्राइमा तेंगशान इसे स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे। इस समय 3 लोगों के बीच लड़ाई बेहद तीव्र हो सकती है, लेकिन यह कहना अभी भी थोड़ा मुश्किल था कि जीत किसकी होगी। हालांकि यू डू और यू शा की डू हुआंग ताकत बहुत शुद्ध नहीं थी, लेकिन चूंकि उन दोनों ने हाथ मिला लिया था, इसलिए उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। वास्तव में वे ऐसी स्थिति बनाए रखने में सक्षम थे जहां उनकी व्यक्तिगत ताकत हाई बोडोन की ताकत से काफी कमजोर होने के बावजूद वे हार नहीं रहे थे। इस समय हाई बोडोंग और अन्य 2 के बीच लड़ाई स्पष्ट रूप से एक बेहद गर्म चरण में प्रवेश कर गई थी। बाहरी दुनिया की कोई भी गतिविधि उनका ध्यान भटकाने में असमर्थ थी। उनकी आंखें केवल दूसरे पक्ष की चमकती आकृति को देखती थीं। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि यू डू और यू शा पहले से ही इतने मजबूत हो गए हैं कि वे ओल्ड हाई से लड़ते समय पराजित होने से बचने में सक्षम हैं। प्राइमा तेंगशान का दिल थोड़ा डूब गया जब उन्होंने ऐसी स्थिति देखी जहां विजेता के लिए फैसला करना मुश्किल था। ऐसा प्रतीत होता है कि ओल्ड हाई को उन 2 साथियों को हराने के लिए काफी लंबे समय की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा उनके पक्ष में स्थिति अनुकूल नहीं थी। यदि वह गलती से हार जाता तो यूफू और यूजू उस दूसरी लड़ाई में प्रवेश कर सकते थे। उस समय स्थिति एक तरफा हो सकती है। मुझे इन दोनों साथियों को विलंबित करना चाहिए और ओल्ड हाई को पर्याप्त समय देना चाहिए। प्राइमा तेंगशान ने अपने दांत भींच लिए। इस समय नीचे की जागीर का बाहरी भाग पूरी तरह से ताजे खून से रंगा हुआ था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों और प्राइमा कबीले के रक्षकों ने हर इंच भूमि के लिए एक दयनीय लड़ाई लड़ी थी। हालांकि प्राइमा कबीले के रक्षकों की ताकत मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के इन सामान्य शिष्यों की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। बाद वाले ने संख्या के मामले में जीत हासिल की। सभी दिशाओं से उनके मूसलाधार हमले ने प्राइमा कबीले की रक्षात्मक रेखा पर अपनी पूरी ताकत से आक्रमण किया। जागीर के बाहरी प्रांगण का आधे से अधिक हिस्सा पहले ही इस तरह के ऑल आउट चार्जिंग के तहत नष्ट हो चुका था। स्थिति कुछ हद तक प्रतिकूल थी, लेकिन यह सौभाग्य की बात थी कि याफी और अन्य लोग जागीर के भीतर आदेश दे रहे थे, इसलिए यह ज्यादा अव्यवस्थित नहीं लगा। कई स्पष्ट रूप से अलग रक्षात्मक रेखाएं इस विशाल जागीर को कवर करती थीं। यह संभावना थी कि इन सभी रक्षात्मक रेखाओं को नष्ट करने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर मुझे अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई परिवार की संपत्ति खोनी पड़े तो मुझे किस मुंह से जीना पड़ेगा।
प्राइमा तेनशान ने जमीन से अपनी नजरें हटा ली और यू फू और यू जू की ओर हंसे। यह सुनकर यू फू और यू जू ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। उन्होंने प्राइमा तेनशान को आराम करने और जवाब देने का मौका देना तुरंत बंद कर दिया। अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाकर उन्होंने आकाश में दो चाप बनाए और एक बार फिर बाएं और दाएं दोनों ओर से उस पर हमला किया। जैसे ही तीन लोगों के बीच एक बार फिर से मारपीट हुई, आकाश में ऊर्जा विस्फोटों की आवाजें और अधिक स्पष्ट हो गईं। इस गड़गड़ाहट की आवाज से शहर के अनगिनत लोगों के दिल दहल गए। प्राइमा कबीले के जिद्दी प्रतिरोध के कारण वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को खूनी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के मूसलाधार हमले के तहत सुदृढ़ीकरण बनाए रखने में असमर्थ होने के संकेत दिखाई देने लगे। जब चिन्ह दिखाई दिया, उसके कुछ ही 10 मिनट के भीतर प्राइमा कबीले की जागीर का बाहरी प्रांगण पूरी तरह से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा कब्जा कर लिया गया था। हालांकि आंतरिक यार्ड पर हमला करने और कब्जा करने का प्रयास अभी भी बेहद कठिन था। ऐसी थकावट के सामने प्राइमा कबीले का विनाश केवल समय की बात थी। हालांकि हवा में एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ जबकि प्राइमा कबीला नीचे बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इससे प्राइमा कबीले के सभी कबीले सदस्यों का दिल बैठ गया। ग्रुग आकाश में एक गहन लड़ाई के बाद प्राइमा तेनशान यूफू और यूजू को रोकने में असमर्थ था जैसा उसने इरादा किया था। इसके बजाय जब वह क्षण भर के लिए विचलित हो गया तो उन दोनों ने मौके का फायदा उठा लिया और वास्तव में भारी झटका देने की कोशिश की। यूफू और यूजू के हमले की पूरी ताकत पाकर प्राइमा तेनशान का चेहरा पीला पड़ गया। अनगिनत निगाहों के सामने अनायास ही खूनी कोहरे का एक कौर उगल दिया गया। उनका शरीर भी तेजी से नीचे आया था और प्राइमा कबीले के एक सदस्य ने ही उसे प्राप्त किया था, जिसने जमीन पर गिरने से ठीक पहले तुरंत प्रतिक्रिया की थी। पहले बुजुर्ग प्राइमा तेनशान की हार ने तुरंत जागीर के भीतर विस्मय की लहरें जगा दी। इस वक्त सभी के दिलों में हलचल होने लगी। यदि हाफी ने समय रहते इसे दबाने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया होता तो संभावना थी कि यह पराजित दहशत उनके भीतर से फूट पड़ी होती। प्राइमा तेनशान को हराने के बाद यूफू और यूजू शांत नहीं रहे। हालांकि उन्होंने अपने शरीर में डूक्यूई को बहुत थका दिया था, लेकिन वे इस समय स्वस्थ नहीं हो सके। इसलिए एक बार जब प्राइमा तेनशान जमीन पर गिर गया और अपनी लड़ने की क्षमता खो दी, तो इन दोनों लोगों ने तुरंत अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया और पूरे शहर के उद्घोष के बीच युद्ध क्षेत्र में जहां हाई बोडोन स्थित था वहां हमला कर दिया। हर कोई जानता था कि अगर दो डू हुआंग और दो डू वांग हाथ मिलाएंगे तो हाई बोडोन की ताकत वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से उनसे लड़ने में असमर्थ होगा। हार तो केवल समय की बात थी। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वह गलत नहीं थी। यूनफू और यूनजू के युद्ध चक्र में शामिल होने के कुछ समय बाद हाई बोडोन, जो मूल रूप से अच्छी तरह से हमला कर रहा था और बचाव कर रहा था, तेजी से नुकसान में आ गया। राजधानी के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों की अभिव्यक्तियां भी पूरी तरह से डूब गईं जब उन्होंने आसमान की स्थिति देखी। जिस चमत्कार की उन्हें आशा थी वह नहीं हुआ। जिया लाओ की निगाह शाही शहर की ऊंची मीनार से आसमान में एक तरफा लड़ाई को मजबूती से देख रही थी। उसकी आस्तीन के नीचे उसका सिकुड़ा हुआ दाहिना हाथ चटकने की आवाज निकाल रहा था। हालांकि एक पल बाद जब उसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के डरावने साथी की याद आई तो जिया लाओ का शरीर एक बार फिर कमजोर हो गया। इस समय उसका चेहरा काफी पुराना हो गया था। उसे वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भीतर उस बूढ़े को हराने का जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। यदि उसे आज हस्तक्षेप करना होता और हाई बोडोन की मदद करनी होती तो संभावना थी कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय कल शाही परिवार पर अपना ब्लेड चला देगा। साम्राज्य में 3 बड़े कुलों के इस नेता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। एक बार जब प्राइमा कबीला नष्ट हो गया तो साम्राज्य में कौन आगे बढ़कर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से लड़ने की हिम्मत करेगा, क्योंकि इसके कारण वे और अधिक अहंकारी हो जाएंगे। हाई बोडोन हारने वाला है। अचानक जिया लाओ धीरे धीरे कड़वाहट के साथ बोलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। भविष्य में यह जियामा साम्राज्य मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का होगा। जैसे ही जिया लाओ ने ये शब्द कहे दूर का आकाश शांत हो गया। 4 मानव आकृतियों ने एक के बाद एक हमला किया। जो राक्षसी ऊर्जा एक साथ विलीन हो गई वह कुछ ऐसी थी जिसके कारण हाई बोडोन अपनी ताकत से भी गंभीर रूप से घायल हो सकता था। इसके अलावा जैसे ही उसकी मुट्ठी हिली वह आभा हाई बोडोन पर पूरी तरह से बंद हो गई। इसलिए इन 4 लोगों का संयुक्त हमला कुछ ऐसा था कि वह बच नहीं पा रहा था। इस वक्त पूरे शहर में सबकी निगाहें आसमान पर टिकी हुई थीं। इस समय जागीर में लड़ाई भी रुक गई थी। इस क्षणिक ठहराव के दौरान कुछ तेज नजर वाले लोग हाई बोडोन के चेहरे पर मौजूद असहायता और निराशा को देख पा रहे थे। याओ ये का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया जब उसने आकाश के दृश्य को देखा। यह प्राइमा कबीला आज पुनर्तः समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद संभवतः उनकी बारी होगी। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश में मुट्ठी की आभा जिसमें शहर के चारों ओर पूरी तरह से लिपटे हुए 4 लोगों की संयुक्त शक्ति शामिल थी। दबाव की उस अनुभूति के कारण व्यक्ति के रोम छिद्र खुल गए। अचानक दूर से एक स्पष्ट सीटी बजने लगी जबकि अनगिनत लोग अन्यमनस्क थे। सीटी शुरू में बेहद अस्पष्ट थी, रुक रुक कर ऐसी प्रतीत होती थी जैसे इसका अस्तित्व ही नहीं है। एक क्षण बाद यह अचानक आया और आकाश से वज्रपात की तरह पूरे शहर में गड़गड़ाहट हुई। इस गड़गड़ाहट की गर्जना के कारण युनडू और 3 अन्य लोगों की आभा जिसने पूरे शहर को घेर लिया था तुरंत बिखर गई। जिया लाओ जिसने मूल रूप से ऊंचे टॉवर पर निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली थीं, इस समय अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं जब उसने उस दिशा में देखा जहां से दहाड़ आई थी। एक ऐसी आभा जिसके कारण उससे भी उस स्थान पर कुछ हद तक दबाव महसूस हुआ। वह हवा के माध्यम से खींच रही थी और बिजली की तेज गति से आगे बढ़ रही थी। इसके अलावा जिस चीज से उसका दिल अचानक हिल गया वह यह थी कि इस आभा में एक परिचित एहसास था।
जिया लाओ एक पल के लिए चौंक गई। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। यह आभा, क्या वह है? वह आदमी, क्या वह आदमी सचमुच लौट आया है? और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।